नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी जी। राइट बिफोर द सेशंस इन पार्लियामेंट, कुछ लोग हैं जो भारत छोड़कर बाहर के ट्रिप पे निकल जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो उनके पास हाथ में एक नया शगुफा, एक नया नैरेटिव और होता है। ऐसा लगता है कि या तो पैसों की कमी पड़ गई है, या भारत में बैठे देशद्रोही थोड़े कम आजकल आवाज उठा रहे हैं। कुछ तो रीजन है कि जब जब पार्लियामेंट के अंदर सेशन होता है, तब तब कुछ लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं, राइट जस्ट बिफोर द पार्लियामेंट सेशन। मनीष, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, एक पैटर्न है। कभी भी आप देखेंगे कोई भी बड़ा जो मेजर इंसिडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो आपको उसमें एक पैटर्न देखना पड़ेगा कि हो कब रहा है, उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, गूगल पे सर्च कर लीजिए। एक ट्रिप होता है अनअनाउंस्ड, जनवरी 2026 में, पीछे जा भी नहीं रहा हूँ। दूसरा होता है अराउंड मार्च अप्रैल के आसपास में, जब बजट सेशन जो था वो स्टार्ट हुआ था, फिर बीच में पॉज हुआ था, क्योंकि बजट सेशन 2 पार्ट में जनरली रहता है। और तीसरा अभी एक चल रहा है पिछले 20 दिन से, कि लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश के कहां पर हैं, भारत सरकार को नहीं पता है। और जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, दो चार, शायद दो चार एक लोग को छोड़ करके, पार्टी के प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है कि वो कुछ बोल पाए कि उनके जो लीडर है वो कहां पर हैं। और ये कब है? ठीक आज से 9 दिन बाद मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है। अब आप देखिए, ये पहला चीज है जो मैं पैटर्न बताया। दूसरा पैटर्न, वो देश कौन सा है जहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करते हैं एज इक्विवेलेंट टू एन कैबिनेट मिनिस्टर, और उसके बाद वो ऐसे देश से बाहर हैं। और कौन से देश जाते हैं वो आप देखिए। देश जब जनवरी में हुआ था तो उस टाइम में वियतनाम और कुछ जो ऐसे देश हैं उसका निकल के नाम आया था, वियतनाम, फिर कभी कोलंबिया, और ऐसे कुछ देशों का, क्योंकि वो पता नहीं चलता है, लोग कहीं से फोटो निकाल के एंड ऑल उसी से गेस करते हैं। इसलिए मैं वो कॉन्फिडेंटली मैं भी नहीं बोल सकता हूँ कि वही देश था, बट एक पैटर्न है उस देश में कि वियतनाम, कोलंबिया, मलेशिया, इस टाइप के देश थे। दूसरा, जब ये विजिट होता है मार्च अप्रैल के टाइम में, उस टाइम में ओमान, कतर, ऐसे देश था। और तीसरा, जब अभी ये विजिट चल रहा है तो उसमें जो देश निकल करके नाम बाहर आ रहा है वो नॉर्वे, आइसलैंड, जर्मनी, जो स्कैंडिनेवियन रीजन है, नॉर्वे आइसलैंड में आऊंगा उस पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो और जर्मनी। अब देखिए पैटर्न दूसरा आपको मैंने था, और तीसरा पैटर्न आप समझ लीजिए कि जब इनका विजिट्स पहले हुए हैं उसके बाद निकल के क्या आया है। अगर आप 2024 से देखेंगे तो निकल के आया, कभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खतरे में है, बदल दिया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, चला। उसके बाद जब उसकी हवा निकल गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सरकार बनी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं, कुछ नहीं हुआ। दूसरा निकल करके आया कि वोट चोरी जो है वो देश में हो रहा है। उसमें 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए, बाहर से म्यांमार कहीं कहीं से फाइल बन के आ रही थी, यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा था। लोगों ने वो नाटक को भी लोगों का इंटरेस्ट उसमें नहीं आया। और उसके बाद जब ये दोनों, फिर एक बीच में अदानी का मुद्दा बहुत जोर शोर से चला, और एक फिर यूएस से इनफेमस फाइल्स के ऊपर बहुत सारी हवाएं चली, और सारे अगर आप देखेंगे वो ऐसे छोड़ दिए गए मुद्दे कि जैसे आपको कोई काम असाइन किया गया हो और आपको बदल दिया गया, आपने मुद्दा को ही छोड़ दिया और छोड़ के आगे। ये क्यों मैं बता रहा हूं, अब समझिए। 3 पैटर्न है और तीनों पैटर्न का एक ही आउटपुट निकलता है कि भारत में किसी न किसी तरीके से अराजकता को आप बनाइए। भारत में ऐसे आप सिचुएशन क्रिएट कीजिए कि यहाँ पे जो बिजनेसेस ग्रो कर रही है, जो टेक्नोलॉजी ग्रोथ है, जो भारत आगे बढ़ने का जो स्टोरी बिल्ड हो रहा है या बिल्ड हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको आप डिसरप्ट कीजिए। और सेंट्रल में जो सरकार है, या जो अलग जगह जगह पे जो सरकार बनती है, जिसका अल्टीमेट एक रिजल्ट होता है कि आपके कौन से लोग महत्वपूर्ण जगह पे इलेक्ट होकर के आएंगे, महत्वपूर्ण राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, उस चीज को आप डिसरप्ट कीजिए। जी गायत्री जी। एक चीज और देखा है, मोदी जी जिन जिन कंट्रीज में जाते हैं उन्हीं उन्हीं कंट्रीज में ये भी पहुंच जाते हैं। नोटिस किया है? मलेशिया, बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी कई कई कंट्रीज का कॉमन कॉमन चल रहा है, और या फिर उसके कंट्रीज के आसपास पहुंच जाते हैं, मतलब वेरी क्लोज टू मोदी विजिट टू अ पर्टिकुलर प्लेस। पता नहीं सही हो गया या प्रयोग है जी। देखिए, उसमें भी मैं उस पर जरूर आऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो। कि जिस कंट्री में, अगर नॉर्वे एक विजिट पर्टिकुलरली मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी रिसेंटली गए थे,
एंड वहाँ पे अभी न्यूज़ आ रहा है कि जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी उस देश में है, और ऐसे ही अलग-अलग देश में भी ये चीज़ हुआ है। सबसे पहले अगर आप इस जो मैं लोकेशंस की बात कर रहा हूँ, इसको आप देखेंगे तो ये सारे जगह, चाहे नॉर्वे, आइसलैंड हो, जर्मनी हो, चाहे ओमान, कतर हो, चाहे उससे पहले वियतनाम, कोलंबिया हो, ये किसी न किसी जो गहरा राज, अदृश्य राज बोलें या फिर सोरोस बोलें या जो भी ऐसा चीज़ बोलें, उसके एक्टिविटीज़ का, बैकडोर पॉलिटिक्स का ये हब रहा है। अगर आपको याद करना हो तो आप ओस्लो आप देख लीजिए, पहले के जब आप संधि जब सुनेंगे और जो पढ़ाया जाता था उसमें ओस्लो बार-बार नाम आता था। ये नॉर्वे का मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप रिसेंट केस में देखेंगे तो कतर और ओमान जो है वो जो भी इस रीजन का नेगोशिएशन, या चाहे अफ़गानिस्तान को किसी से, तालिबान को बात करना हो, हमास को किसी से बात करना हो, किसी को भी किसी से डील करना हो, तो कतर और ओमान उसमें आपको दिखेगा कहीं न कहीं। और सिमिलरली अगर आप अंकल सैम जो लोग देखते हैं वो समझ जाएँगे मैं किसको रेफर कर रहा हूँ। तो देखेंगे तो कोलंबिया जो है, जो अमेरिका का जो सॉदर्न रीजन वाला जो एरिया है वो उसमें काफ़ी फेमस है फॉर ऐसे टाइप के बैकडोर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स वर्ल्ड है, जिसमें आप कहाँ पे सरकार बदलनी है, कहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट करना है, बांग्लादेश में कब तक था पलट होगा, नेपाल में कब होगा। ये आप एक कॉमन पैटर्न, और उसके बाद ही ऐसी-ऐसी चीज़ें निकल कर के आती है, जो कि जिसमें कि आप चाहे एक पार्लियामेंट सेशन है उसको आप डिसरप्ट कीजिए। अगर आप देखेंगे अदानी वाले केस को, जिसपे इन्होंने इतना हाय तौबा मचाया, अभी वहाँ पर वही यूएस बोली है कि मुझे मेरे में $10 बिलियन इन्वेस्ट करो। तो ये सारे मुद्दे को निकाल करके लेकर के आएँगे, और सरकार को आप जो सत्र का जो प्रोडक्टिविटी है, हर एक सेशन का रहता है कि इतना बिल पास कराना है, नहीं होने देना है। दूसरा चीज़ अगर आप अभी देखेंगे तो मानसून सत्र से जस्ट पहले गए हुए हैं। सत्र में कुछ आपको ऐसे ऊटपटांग चीज़ें निकल कर के आएगी, ना जिसका सर होगा ना पैर होगा। अब ये लेकिन यहीं तक नहीं रुक रहा है इस बार। अभी इसके इमीडिएट बाद यूपी में इलेक्शन है, जो कि कोई कहीं से न्यूज़ आ रहा है कि नवंबर में भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है, या जनवरी फरवरी में भी। अब यूपी इलेक्शन जो है वो हमेशा कहा जाता है कि अगले साल का लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा, उसका डिसीजन उससे जस्ट 2 साल पहले होने वाला यूपी इलेक्शन से निकल के आता है। और वहां पर जिस तरीके से जमीन हिली हुई है अपोजिशन की, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा आपको पटांग चीज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करने पड़ेंगे, जिससे अगेन वोटर्स में वो ट्रस्ट, या फिर वो आप बोलते हैं ना कि जैसे संविधान खतरे में है, बहुत चला। ऐसा हुआ कि बीजेपी 63 सीट से 62 सीट से 35 सीट पे सिमट गई। इस तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट ये वहां पे कर सकते हैं, और तैयारी चालू हो चुकी है उसकी। अगर आप देखेंगे जो राम मंदिर के केस को जैसे लेकर के आना, जैसे अभी घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं, वो मुद्दा ऐसा है कि वो निकल करके आएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा एंगल, मे बी राम मंदिर हो या कुछ और हो। और एक चीज जो अभी तक नहीं आपको दिख रहा होगा मीडिया में, है कि जो कॉकरोच पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी कूद पड़ी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस वहां पे नहीं दिखा है। हो सकता है इस विजिट के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को अचानक से बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन मिले। अचानक से जो अपोजिशन पार्टी की जो मसल पावर है, वो उसके मसल पावर की जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, क्योंकि दे आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पार्टी, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है वो उसके पीछे दिखे, और ऑल ऑफ ए सडन लगे कि जो प्रोटेस्ट सिर्फ दिन में दो, मतलब पिछले 30 दिन में ये लोग 1.25 लाख प्लेट खाना खा चुके हैं, और लोग वहां पे देखने के लिए 300 भी नहीं है। वहां पर आपको अचानक से दिखेगा कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन है, और वो सारे वही इन्फिल्ट्रेटेड मीडिया हाउसेस वहां पे आपको दिखेंगे। तो ऑल दीज आर द पॉसिबिलिटीज। और जब भी पता है कि जब वो बाहर जाते हैं तो कुछ बड़ा होता है, उसके लिए तो इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी तैयार रहती है पहले से। एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे, क्योंकि करंट में जो चल रहा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द मूवी सतलुज। खालिस्तान, देखिए मूवी के अंदर मैंने देखी नहीं है तो मैं कमेंट नहीं करूंगी, बट हाँ, इस पे ये जरूर है कि इसको रोकने, मतलब इसको जो बैन करने की बात चल रही थी, बैन करने के बाद इसको पब्लिसिटी बहुत ज्यादा मिल गई है, खालिस्तानी मुद्दा फिर से उठने लग गया है। जर्मनी 5 आइज के बाद के अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा गढ़ है खालिस्तानियों का। पीछे भी कई अननोन गनमैन ने एक दो खालिस्तानी, मतलब क्या बोले, मैं जहां पहुंचाना था पहुंचा ही दिया उन्हें। तो अगर जर्मनी जा रहे हैं तो जर्मनी इज नेवर बीन अ फ्रेंडली कंट्री विद भारत। जर्मनी हमेशा से नेगेटिव रहा है भारत को लेकर। तो और ऊपर से अगर हम नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे में एलटीटीई का सबसे बड़ा गढ़ था, पैसा हथियार सब वही अरेंज करवा रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरीज का सबसे बड़ा गढ़ है अगर कोई है आज, मतलब जो वहां रहा है तो नॉर्वे रहा है। देन नोबल पीस प्राइज यहीं से मिलता है, और पीस प्राइज उन लोगों को ज्यादा मिलता है जो क्रिश्चियनिटी ज्यादा फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ये सन कुई जो है म्यांमार की, जो जिनको नोबेल सो कॉल्ड पीस प्राइज़ मिला हुआ है। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। जी। बिल्कुल, देखिए जो आपने वो मुद्दा कहा वो एकदम वैलिड पॉइंट्स है, क्योंकि अगर खालिस्तान अगर एज़ एन टॉपिक देखें तो खालिस्तान का आपको न्यूज़ या जहाँ से निकल कर के आता था वो 5 आइज़ कंट्री यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड। उसके अलावा एक देश जो अभी पिछले कई सालों से जो बैकडोर पॉलिटिक्स होता है या इस टाइप का कि कहाँ क्या निकल के आएगा, प्रोटेस्ट वहाँ पे आपको उस देश में वहाँ के लोग किसी और देश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उसमें जर्मनी एक बहुत बड़ा नाम निकल कर के आ रहा है कंटिन्यूअसली। एंड खालिस्तान मुद्दा अगर 5 आइज़ के बाहर कहीं है, बहुत ज़ोर-शोर से निकल के आता है, तो वो जर्मनी। और इंटरेस्टिंग है गायत्री जी एक पॉइंट कि आप जर्मनी, यूके एंड फ्रांस, अगर यूरोप का 3 जो मेजर पावर्स हैं, वो यही 3 देश है। जर्मनी, यूके और फ्रांस। उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फ्रांस में आपको इस्लामिक मुद्दे और इस पे प्रोटेस्ट दिखेंगे, लेकिन वहाँ पर जो खालिस्तानी प्रोटेस्ट है, वो उतना स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं है, जितना जर्मनी में। यूके इसलिए नहीं रह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत पहले से है। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। और दूसरा, जहाँ तक क्रिश्चियन मिशनरीज और इस पे जो क्या था फंडिंग की जो बात है ना, इलेक्शन की मैं फंडिंग और इसमें बात कर रहा था, जो एफसीआरए आने के बाद से और बहुत ज्यादा टाइट हो गया है सिचुएशन। ये लोग एक फंड कैसे आएगा इलेक्शन में, कहाँ पे पैसा बांटा जाएगा, मिशनरीज एक्टिविटीज कैसे चलाई जाएगी, उस पे बहुत बड़ा प्रहार किया है भारत ने, और खलबली सारे जगह पे मची हुई है। जो सारे देश पैसा पे बैठे हुए हैं और इसमें पैसा फ्यूल इन कर रहे हैं। जब मैं देश की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट एग्जैक्टली द कंट्री, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ के लोग हैं जो अलग अलग वे में इंस्टीट्यूशंस को रन कर रहे हैं और इसको फंड कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ी खलबली मची हुई है कि अब वो नया रूट क्या बनाया जाएगा, कहाँ से पैसा आएगा। तो ये सारे डिस्कशंस अभी होने 20 दिन से गायब हैं वो। और एक जी, आपने बात कही थी। नॉर्वे नॉर्वे क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत अच्छे से उनको पालता पोसता है, बनाता है। देखिए, सिंस द ट्रीटी ऑफ टॉर्टिला, अगर इफ आई एम स्पेलिंग इट राइट, दैट इज वे बैक इन द 15th सेंचुरी, तभी स्पेन और पोर्चुगल बैठ के डिसाइड किए थे कि दुनिया को दो हिस्सों में बांटते हैं, और तुम इधर क्रिश्चियनिटी फैलाना, हम इधर क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे। उस पर मैं किसी दिन एक अलग से एपिसोड करूंगी, बिकॉज दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब इसके बाद क्या हुआ है कि वो धीरे धीरे ट्रांसफर होते होते, अगर आप देखोगे तो जो ओल्ड डीप स्टेट था मनीष, वो मनीष जी, वो निकल के यूएस से अब वो वापस अपनी जगह जाने लग गए। कहाँ? दैट इज यूरोप। दे आर गोइंग बैक टू दैट साइड। क्यों? क्योंकि यूएस में अब ज्यादा जो है जैसे आपने कहा था, डीप स्टेट में एक और एडिशन हो गया, दैट इज टेक्नोलॉजी। तो अब उन लोगों के एंट्री के बाद में, फाइनेंशियल सेक्टर्स की एंट्री के बाद में, दे डोंट नो वेयर टू मूव, सो दे आर गोइंग बैक टू देयर ओन। अगर आप देखो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दे आर ऑल्सो फोकसिंग नाउ ऑन द यूरोपियन रीजन्स। आई वुडंट बी सरप्राइज अगर यूरोप में अगले 2-3 सालों में आपस में वॉर्स शुरू हो जाए। आई वुडंट बी सरप्राइज, बिकॉज वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है अब। जी। बिल्कुल, इसमें 2 इम्पोर्टेंट एंगल है। एक कि मार्केट आपको कहीं न कहीं क्रिएट करना होगा, या आपको और ग्रुप्स जो हैं, जो जिस बिज़नेसेस ने मिलके ये बनाए थे, उसमें एक शिफ्ट आएगा। जब ये बना था, तो उस टाइम में क्या था नंबर 1 आपका रिसोर्सेज़ जिसके ऊपर इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, जो कार मेकर्स थे, जो स्पेसक्राफ्ट मेकर्स थे। उसके बाद डिफेंस, जब वर्ल्ड वॉर के बाद एक डिफेंस प्रोडक्शन बिकेम अ वेरी बिग थिंग, वो वहाँ पे थे। अभी वो शिफ्ट होना चालू हुआ है। अभी कौन से जिसको हम बात करते हैं, उसमें हम जो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ की में हैं, या फिर जो एआई, रोबोटिक्स, क्रिप्टो करेंसीज, जो इसमें उसके बीच में एक आया था जिसमें जो फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑल। तो वो एक कंटिन्यूअस शिफ्ट होते रहा है। नाउ व्हाई इट इज गेटिंग बैक टू यूरोप। और यूरोप जो है पूरा, क्योंकि जब उसका ओरिजिन पॉइंट देखेंगे, तो वो जब ओरिजिन हुआ था तो उसका रोम था ओरिजिन पॉइंट। जिस आज हम जिसको डीप स्टेट बोल रहे हैं एंड ऑल, वो उसका ओरिजिन पॉइंट रोम था। चाहे उसमें आप रॉकफेलर या जिसकी भी बात करें, तो वो बैक टू बेस इसलिए आ रहा है क्योंकि दे नाउ सी कि उनको री इन्वेंट करना पड़ेगा। वो कॉन्फ्लिक्ट्स, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो उनका कोर मिशन था, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दैट कि अरे चिप नहीं सप्लाई होने देंगे, उस देश को ऐसे रोक दो। तो जो इनका कोर मिशन था, अगर वहां से डेविएशन होगा, दे विल बी बैक टू देयर ओन प्लेसेस एंड री स्ट्रेटेजाइज। री स्ट्रेटजी में क्या है, उनके लिए सबसे बड़ा हॉट रीजन क्या रहा था? अगर आप देखेंगे यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद बचता है एशिया।
एशिया में एक वहां पे इनके लिए चाइना इज फॉर देम नॉट टू बिग टू मेक इट फेल फ्रॉम आउटसाइड। सो नेक्स्ट उनके लिए टारगेट बचा कौन, तो नेक्स्ट टारगेट है इंडिया। उसके बाद, और अगर आपको टारगेट करना हो तो यू नीड वेसल स्टेट्स। उसमें एक और राइजिंग स्टेट निकल करके आ रहा था ट्वेंस, जब तक शेख हसीना पावर में थी, वो था बांग्लादेश। उनको उसको उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, पाकिस्तान हमेशा से वेसल स्टेट रहा, वो वैसे ही एक्ट करेगा। नाउ द टारगेट ऑब्वियसली हैज टू बी इंडिया, और इंडिया में उनके लिए ये चीज अभी हाथ से निकलती इसलिए जा रहा है, उन्होंने सोचा था अरे 2014 में ऐसे ही जीत गया बाय फ्लूक, 19 तो हमारा है, अरे 19 में जीत गया तो तैयारी करो 24 में क्या करना है। दे डिड समथिंग, दे सक्सीडेड टू सर्टेन एक्सटेंट, बट फिर से वो वहां पे नंबर जो है वो वहां फिर से वो 280 90 328 जो भी नंबर है वो पहुंचते जा रहा है। नो, देयर प्रिपरेशन इज फॉर द नेक्स्ट। और अब जो ये कंट्रीज में, जैसे आपने एक चीज कहा था कि जहां जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं उसके बाद एलओपी की विजिट्स उस कंट्री में रिपीट हो रही है। रीजन है क्योंकि अभी जब 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 प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है कि उस देश को ये दिखाया, मतलब देश को, सामने वाले को समझाया जा रहा है कि देखो, इफ यू वांट टू एक्ट अगेंस्ट इंडिया इट इज योर लॉस। एंड उसको क्लियर एग्जांपल के साथ बताया जा रहा है कि कैसे तुम्हारे लिए लॉस है। क्योंकि राइट नाउ वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा, यू इफ यू वांट टू आई मीन डोंट वांट टू डील इंडिया इन द राइट वे, द लॉस इज योर्स। तो वहां पे वो चीज समझाया जा रहा है। उसके बाद एक रिपीट विजिट हो रही है जहां पे बोला जा रहा है कि देखो, तुम जो पहले करना चाह रहे थे ना, आई विल लेट दैट हैपन, बस तुम मुझे समहाउ पावर में लेकर के आओ। और अगर किसी को ये चीज में भरोसा नहीं होगा, याद कीजिए मणिशंकर अय्यर का एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था कि आप हमें हेल्प कीजिए, हम मोदी को हटाएंगे इंडिया में। ये पाकिस्तान के साथ डिस्कशन चल रहा है, जिसका कोई औकात नहीं है ये काम करने का। तो जो देश के पास रिसोर्स पावर है उसके पास तो इनके जो बड़े नेता हैं वो जाकर के बोल रहे हैं। अरे भारत तुमको आकर के ये बोल रहा है कि मेरे साथ अगर तुम, हम सबसे बड़े मार्केट है, मेरे साथ काम करो, यू विल ऑल्सो गेन। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें जो करना था उसको मैं करवा दूंगा, यहाँ पे तुम मुझे फंड करो। तो दैट्स व्हाई वो रिपीट विजिट्स आपको दिखेंगे। और एक स्ट्रेटजी जो है, अभी जैसे जनरली क्या होता है, अरे अभी कॉन्फ्लिक्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बोल दिया, कनाडा ने जस्टिन ट्रूडो के टाइम ऐसा हुआ, हम उसको सीधा मुंह तोड़। भारत अभी हर एक, जब भी कोई भी ऐसा द्विपक्षीय कहीं भी हमारा रिलेशन है, भारत उसमें एक ही चीज देख रहा है कि भारत का फायदा वहां पे कैसे होगा। क्योंकि जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, कोई वो मुंह से मीठी मीठी बातें करने वाला नहीं होता। अभी भारत कनाडा के साथ, जब कनाडा में नया प्राइम मिनिस्टर, भारत और कनाडा रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ काम कर रहा है। एंड डिस्पाइट दैट थिंग इज नॉट गोइंग इनटू बैक पॉकेट कि वहां के बाकी और चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि हमें एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए, कनाडा को भी एक मार्केट चाहिए। तो वहां पे काम चल रहा है। सिमिलरली नॉर्वे हो या जिस भी देश में हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट, चाहे ऑस्ट्रेलिया का रिसेंट विजिट हो, पर्पस इज वेरी क्लियर कि इंडिया के लिए इंटरेस्ट कहाँ पे है, जहां पे हम इंटरेस्ट है हम वहां पर जाएंगे, बात करेंगे। और दूसरा जो विजिट मार रहे हैं वो इसलिए है, अरे तुम चाह रहे थे ना कि ये ऐसा ही भारत में अगर हो जाएगा तो हम अपने एजेंडा को फैलाएंगे, हम हैं उसके लिए, लेट मी डू दैट। तो रिपीट विजिट्स का वो रीजन है गायत्री जी। और जहां तक जो इनके, जो हमने डीप स्टेट की जब हम बात करते हैं, डीप स्टेट यूएस क्या है, यूएस में एक वन ऑफ द पॉजिटिव या वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हाई यूएस हैज लेड द वर्ल्ड टिल नो, या वो एक लीडिंग फोर्स रहा है या सुपर पावर रहा है, कि जो भी नया ट्रेंड है उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। और यूरोप जो है वो अब ऐसा है कि सबसे लास्ट वो चीज यूरोप में होगा। उसका मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप देखेंगे जो औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई तो यूरोप से शुरू हुई, लेकिन जितने भी उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं या चाहे जो भी हो, उसका यूएस रहा है। सिमिलरली फॉर डीप स्टेट, जो वहां पे एक चेंज ऑफ शिफ्ट ऑफ पावर या शिफ्ट ऑफ प्रोसेस या शिफ्ट ऑफ ये आया है, वो वहां पे पहले हो रहा है। इसलिए जो वहां पे पहले से बैठे हुए लोग इधर आकर के अपने एजेंडा को री इन्वेंट करके ऐसे ऐसे एजेंट्स ढूंढ रहे हैं अलग अलग देश में, जहां पे वो कंट्रोल कर सकें। एंड द नंबर वन टारगेट राइट नाउ इज भारत। वो रहा है, हम सब ने इस पे बहुत बार डिस्कशन किया है। क्यों? क्योंकि ये अगर यहाँ से एक और निकल करके आ गया ना, दूसरा चाइना या दूसरा जो भी आप बोले सुपर पावर निकल करके आ गया, इंटायर यूरोप इज गॉन, It's already gone. He ऑलरेडी delayed गॉन, दे आर ऑन द growth. वर्ज, इंटायर यूरोप इज गॉन। एग्जैक्टली। True. अगर आप Right. उनके सारे जो टॉप 5 है इकोनॉमी को जोड़ दीजिए, दे आर नॉट एडिंग अप टू चाइना।
और उसके बाद अगर भारत अगर नेक्स्ट, और जब हम बात करते हो हमें लगता है 50 साल बहुत बड़ा पीरियड है, लेकिन जब हिस्टोरिकली देखें वो छोटा सा पीरियड। अकबर वाज रूलर फॉर 50 इयर्स। तो अगर वो 50 साल का जो पीरियड जब अभी से इवैल्यूएट होता है कि 30-40 साल में भारत है पहले वो चाइना को ओवरकम करेगा, चाइना भी ग्रो करेगा, भारत का भी इकोनॉमी ग्रो करेगा, एंड दे विल कंज्यूम 10 यूरोप्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उस लेवल पे वो पहुंचने वाला है। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर जॉइनिंग। 3 पैटर्न्स 4 पैटर्न्स रादर 4 पैटर्न्स, 3 कंट्री की विज़िट्स, 1 खालिस्तानियों का गढ़, 1 क्रिश्चियन मिशनरीज़ का गढ़। देखते हैं इस बार राहुल गांधी तोहफ़े में क्या लेकर आते हैं वहाँ से। पैसा ना माँगने लग जाएँ, क्योंकि पैसे की कमी मैंने सुना है कांग्रेस पार्टी को वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो पैसे भी हो सकता है माँगने गए हों, पैसा भी थोड़ा-सा कम चल रहा है ना। मोदी जी एफसीआरए रोक रहे हैं, इधर-उधर रेट्स बढ़ रही हैं, सारी जगह से पैसे घटते ही जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करना चाहते हैं, तो हमारा शॉर्ट्स दी ऑल्टरनेट मीडिया भी यूट्यूब चैनल है, उस पे आपको शॉर्ट्स मिल जाएँगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सारी जगह पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।